अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका मॉर्निंग शो सलाम जेके में। मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलावी। गवर कुछ इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे 10 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे कि देश दुनिया में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, मुल्क और जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, उस वाले से आगे चलकर आपको आगाह करेंगे। ग्राउंड ज़ीरो पर चलेंगे जहाँ से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। बात जब मशरिक़ वस्ता की होगी तो आपको बताएंगे कि कशीदगी किस हद तक बढ़ गई है, और दूसरी तरफ से जहाँ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है लेकिन अभी भी हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, और ट्रंप का मानना है कि अगर हतमी वायदा होता है तो वो फिर ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से मुलाकात भी करेंगे और ये मुलाकात उनके लिए एजाज़ होगी। उस वाले से आगे चलकर बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात लेबनान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से उसके सूरत हाल के हवाले से भी होगी कि किस तरह के जहाँ जंगबंदी है लेकिन उसके बावजूद भी हमले इजराइल की तरफ से जारी है। गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बताएंगे कि गज़ा में किस हद तक होलनाक तबाही मची है, वो खबर भी आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आज बात यूक्रेन रूस जंग के हवाले से भी होगी, क्योंकि उस वाले से भी एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। IAEA ने एक बड़ा दावा किया है, बड़ा इंकिशाफ उन्होंने किया है, जिसके बाद से अब खतरात के बादल फिर से मशरिक़ वस्ता पर मंडला रहे हैं। उस वाले से आगे चलकर बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको खबर बताएंगे कि किस तरीके से माउंट एवरेस्ट पर जो नेपाली शहरी लापता था, कई दिनों से लापता लेकिन अब वो ज़िंदा मिल गया है। क्या कुछ पूरी तफसीलात है वो आपके सामने रखेंगे। बात जब जम्मू कश्मीर के हवाले से होगी तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। जोजिला टनल वो बहाल होने जा रही है, वो खबर आपके सामने रखेंगे। और आपको बता दें कि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में एक पदयात्रा रैली है, कहाँ पर ये रैली है वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। बात जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से भी होगी, क्योंकि पंचायत से लेकर DDC के मुद्दत जो है मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अब नए इंतखाबात की तैयारियाँ कहाँ तक तैयारियाँ पहुँच गई है, ये तमाम तर तफसीलात आगे चलकर एक एक करके आपके सामने रखेंगे। टेलीविज़न स्क्रीन के साथ साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पर आप हमें देख सकते हैं, वहाँ पर अपनी आरा अपनी राय पेश कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत आई फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, साल 2026 और जून की 5 तारीख है। लेकिन माजी में आज के दिन कौमी और बैन अवी सतह पर क्या कुछ हुआ है बताएंगे मेरे साथी गौहर कुचे। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुहूर लोलावी। तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 5 जून है और 5 जून को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात वाक़यात जो हम आपकी नज़र करेंगे, उसके बाद ही बाज़ाब्ता तौर पर ख़बरों की शुरुआत भी करेंगे। और आज ही के दिन 5 जून को आलमी यौम माहौलियात मनाया जाता है। और आज ही के दिन 5 जून साल 1967 में मिस्र और इसराइल के दरमियान मशहूर 6 रोज़ा जंग का आगाज़ हुआ। आज ही के दिन साल 1968 में अमरीकी सदारती उम्मीदवार रॉबर्ट F. कैनेडी को गोली मार दी गई है। और आज ही के दिन 5 जून साल 1974 में जयप्रकाश नारायण ने पटना से तारीखी इनकलाब का नारा बुलंद किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1989 में भारत ने जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल त्रिशूल का कामयाब तजुर्बा किया। आज ही के दिन साल 1983 में मशहूर लग्जरी ट्रेन और ओरिएंट एक्सप्रेस ने पेरिस से सफ़र की शुरुआत की, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 5 जून साल 1915 में डेनमार्क ने ख्वातीन को वोट डालने का हक दिया। और आज ही के दिन साल 1916 में पहली जंग अजीम के दौरान उस्मानी सल्तनत के खिलाफ अरब बगावत का आगाज़ हुआ। आज ही के दिन साल 1942 में अमेरिका ने बल्गारिया, हंगरी और रोमानिया के खिलाफ जंग का ऐलान किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1990 में सोवियत यूनियन के सदर मिखाइल गोर्बाचोव को अमन के नोबेल इनाम से नवाजा गया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 5 जून साल 1995 में भारत और अमेरिका की अफवाज के दरमियान तारीख की पहली मुश्तरका फौजी मशक का आगाज़ हुआ। और आज ही के दिन साल 1959 में मुगल हुक्मरान औरंगजेब दिल्ली के तख्त पर बैठा, वो आज ही का दिन था। तो नाज़रीन, थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि 5 जून को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, उस हवाले से हमने आपको अपडेट किया है। अब ज़रा खबरों की शुरुआत करेंगे ज़ुहूर लोलावी। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको मशरिक़ वस्ता लिए चलेंगे, जहाँ पर हलचल मज़ीद तेज़ हो गई है। ख़ासकर जो हतमी माहिदा है अभी तक तय नहीं पाया गया है, और उस हवाले से अब मज़ीद जो मुज़ाकरात का सिलसिला मज़ीद तेज़ हो गया है। और इस पर
डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ये मुआहिदा जल्द होता है, मुकम्मल होता है और इस ये मुआहिदा होने की सूरत में वो जल्द ही जो ईरान के सुप्रीम लीडर है मुज्तबा खामनेई उनसे भी मुलाकात करेंगे। और उन्होंने कहा कि ये मुलाकात उनके लिए एजाज़ की बात होगी और ये तब ही होगा जब मुआहिदा होगा। मुआहिदा होने की सूरत में ये मुलाकात हो सकती है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ये मुलाकात उनके लिए एजाज़ की बात होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात किसी मुआहिदे पर या किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो वो ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई से मुलाकात को अपने लिए एजाज़ समझेंगे। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो किसी भी मुमकिन मुलाकात में एहतराम का रवैया इख्तियार करेंगे और मुआहिदा तय पाने की सूरत में ऐसी मुलाकात खारिज अज़ इम्कान नहीं है। ट्रंप ने मुज्तबा खामनेई को एक पेशावर शख्सियत करार देते हुए कहा कि बाज़ हल्कों में उनकी अच्छी शोहरत है। इस मौके पर अमेरिकी सदर ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर भी सख्त मौक़िफ़ दोहराया और दावा किया कि अगर अमेरिका चाहे तो ईरान के अफजुदा यूरेनियम के ज़खायर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सकता है। उनके मुताबिक ताहम फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान की जौहरी मवाद की मुसलसल निगरानी की जा रही है। ट्रंप के बयानात को ईरान के साथ सफारती राबतों और सख्त गिर पॉलिसी के इम्तनाज के तौर पर देखा जा रहा है और कोशिश अगरचे की जा रही है कि मुआहिदा हो, लेकिन ईरान का इस पर सख्त मौक़िफ़ है कि वो कौमी जो उनकी पॉलिसी है उस पर वो किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। और ट्रंप ने ये कहा है कि अगर ये मुआहिदा होता है तो उसके बाद वो सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई से मुलाकात भी करेंगे और ये मुलाकात उनके लिए एजाज़ होगा। Know what we had to do. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. Okay. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with Would it. that happen here in the U.S. White Oh, House? I don't know. I haven't really heard too much about it. It's not, I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would happen. I'd be respectful. ट्रंप की बात हो रही है तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान सामने आया है जहां पर इस बार उन्होंने ईरान के हवाले से उन्हें इंतबा जारी किया है कि उन्होंने कहा है कि अगर ईरान की जानिब से किसी भी अमेरिकी फौजी पर हमला हुआ, उसे निशाना बनाया गया तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है ईरान के खिलाफ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ईरान की जानिब से अमेरिकी फौजियों को निशाना बनाया गया तो ये जंग दोबारा शुरू करने की एक मजबूत वजह बन सकती है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की बहरी और फिजाई सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुंचाया जा चुका है और इसकी जो अस्करी क़यादत है वो भी बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। और दूसरी जानिब जो अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान हैं उन्होंने एक करारदाद को भी मंजूर किया है जिसका मकसद अमेरिकी सदर के ईरान के खिलाफ मज़ीद फौजी इख्तियारात को महदूद करना। करारदाद 208 के मुकाबले में 215 वोटों से मंजूर हुई है और अब सेनेट में पेश की जाएगी। ट्रंप ने इस इकदाम को बेमाना करार देते हुए करारदाद की हिमायत करने वाले जो चार रिपब्लिकन अराकीन और डेमोक्रेट्स को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो अहम मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमरीकी सदर ने इस अज़म का भी इजहार किया कि ईरान के साथ जारी जो मुज़ाकरात है उसको कामयाब बनाने की कोशिशें जारी रहेंगी। एक तरफ से जहां उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर ईरान के हमले में अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए तो ये जंग दोबारा शुरू हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ सदर ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि अमेरिका में ही एक करारदाद मंजूर हुई है जिसमें जो जंगी या फौजी कार्रवाई है उसको महदूद करने की बात कही गई है और ये करारदाद अब सेनेट में भी पेश की जाएगी जिसको लेकर के एक बड़ा झटका ट्रंप के लिए माना जा रहा है। एक तरफ से जहां वो फौजी कार्रवाई करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ से उसके अपने ही लोग इस कार्रवाई को रोकना चाहते हैं और जंग के हवाले से जो ट्रंप के पास इख्तियारात हैं उनको भी महदूद करना चाहते हैं। I wanted to ask you about this report that you would only restart the conflict with Iran if they killed U.S. troops. Is that your red line for ending the ceasefire? If they killed, U.S. troops. what does that mean?
that you would restart the war with Iran if they killed U.S. troops. Well, but that's- it would be a good reason. I'll be honest with you. If they killed U.S. troops, I think I would do that very quickly. Yeah, that's a very interesting question. चलिए नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है, ईरान की बात हो रही है। अब ज़रा ईरान के हवाले से एक और बड़ी और अहम खबर, जहां पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जानिब से एक बड़ा इंकिशाफ किया गया है, जहां उन्होंने कहा है कि जब इजराइल और अमेरिका की जानिब से जो मुश्तरका हमला, फ़िज़ाई हमला 28 फरवरी को हुआ था, जिसमें आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत हुई, तो उस हमले के दौरान उसी कंपाउंड में मौजूद थे और वो वहां से बच निकले हैं। अब्बास अराग़ची की जानिब से इस हवाले से इंकिशाफ किया गया कि वो इस हमले के वक्त उसी इमारत में मौजूद थे जहां ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई मौजूद थे, जिस दौरान उनकी शहादत हुई। अब्बास अराग़ची ने कहा है कि हमले के दौरान वो मलबे तले दब गए थे और अपनी जान बचाने के लिए वो मलबे से बाहर आए। उन्होंने दावा किया है कि जिस दफ्तर को निशाना बनाया गया, जिस कंपाउंड को निशाना बनाया गया, वो उस वक्त वहां पर मौजूद थे। वहां पर ईरान की जो क़यादत है, आला क़यादत, वो उस वक्त उस कंपाउंड के अंदर मौजूद थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उस कंपाउंड को निशाना बनाया गया जिसमें आयतुल्लाह अली ख़ामनेई शहीद हो गए और तकरीबन 50 से ज़ायद जो फ़िज़ाई लड़ाका तैयारे हैं इजराइल के, उन्होंने इस कंपाउंड को निशाना बनाया और तकरीबन सैकड़ों जो बम हैं वो बरसाए गए उस कंपाउंड पर, जिसमें आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत हुई है। एक इंटरव्यू के दौरान ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जानिब से इस बात का खुलासा किया गया, इस बात का इंकिशाफ किया गया है कि जब 28 फरवरी को हमले हुए थे पहली बार इजराइल और अमेरिका की जानिब से, तो तब वो उसी कंपाउंड में मौजूद थे जिस कंपाउंड को निशाना बनाकर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत हुई थी। चलिए, बात ईरान अमेरिका के हवाले से हो रही है तो आगे बढ़ते हैं, बात उस इदारे की भी करते हैं जिसकी इस तमाम सूरत हाल या जो मशरिक़ वस्ता में तनाज़ा या जो जंग है या जो जौहरी प्रोग्राम है उस पर नज़र है। और उस इदारे ने एक बड़ा इंकिशाफ किया है और पूरी दुनिया को ख़बरदार किया है कि जो जौहरी मराकज़ है ईरान में, जौहरी मराकज़ जो ईरान में हैं, और ये इदारा जो उस जौहरी प्रोग्राम की निगरानी कर रहा था, लेकिन अब उन्होंने बड़ा दावा किया है कि ईरान के जौहरी मवाद पर निगरानी खोने का दावा उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि ईरान के जो भी जौहरी मवाद है या मराकज़ है उस पर उनकी निगरानी, वो अपनी निगरानी खो चुके हैं, जिससे पूरे मशरिक़ वस्ता में अब खतरात के बादल मंडला रहे हैं। आपको बता दें, अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी निगरान इदारे बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी यानी IAEA, उन्होंने खबरदार किया है कि जून 2025 में जो हमले हुए, अमेरिका और इजराइल हमले, उसके बाद ईरान की कई जौहरी मराकज़ तक रसाई न होने के बाइस है, यानी वो रसाई खो चुके हैं, मुनक़ता हुआ है राबता, और अपनी अहम निगरानी की जिम्मेदारियां वो अंजाम देने से कासिर है। ये बड़ा इंकिशाफ। इदारे के मुताबिक कई माह से मुआयनाकार मुतासरा तनसीबात में मौजूद जौहरी मवाद और अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर की तस्दीक नहीं कर सके हैं, जिससे जौहरी सरगर्मियों के बारे में शिफाफियत पर सवालात पैदा हो गए हैं। IAEA ने कहा है कि उसे ना तो ईरान की जानिब से ताज़ा मालूमात मौसूल हुई है और न ही बेशतर मुतासरा मराकज़ तक रसाई उन्हें दी गई है कि यूरेनियम की क्या हालत है, क्या उसको कोई नुकसान पहुंचा है। वो राब्ता मुनक़ता हुआ है, जिसके बायस जो अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर की मिकदार या नौइयत या मकाम के बारे में दुरुस्त मालूमात उन्हें मौसूल नहीं हो रही है। इदारे ने इस सूरत हाल को भी इंतहाई तशवीशनाक करार देते हुए फौरी तवज्जो और ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया है और बैनुल-अक़वामी मराकज़ पर जोर दिया है कि वो इस मामले को संजीदगी से ले, क्योंकि जो उनकी रसाई थी, ख़ासकर जौहरी मवाद पर उनकी निगरानी थी, उनका कंट्रोल था, लेकिन जंग के बाद से या ख़ासकर जो 2025 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान को निशाना बनाया, ईरान के जौहरी मराकज़ पर हमले किए, उसके बाद से वो ये निगरानी खो चुके हैं और रसाई वहाँ तक मुनक़ता हो गई है, जिसके बाद से अब मज़ीद ख़तरात के बादल मंडला रहे हैं।
चलिए नाजरीन, ईरान की बात हो रही, अब ज़रा बात करेंगे लेबनान के हवाले से, क्योंकि लेबनान पर जिस तरह से इजरायली फौजियों की जानिब से वहाँ पर उस इलाके को, जो जनूबी लेबनान का इलाका है जहाँ पर कब्ज़ा किया गया था चंद रोज़ कबल, अब वहाँ से इनकलाबी इजरायली फौजियों की जानिब से किया गया है। और इजरायली अफवाज के इनकला के बाद अब कई हफ्तों में पहली बार लेबनानी फौज के दस्ते जनूबी लेबनान के दबीन इलाके के अंदर दाखिल हो गए हैं, जहां पर चंद रोज कबल इजरायली अफवाज की जानिब से कब्जा किया गया था। उस इलाके में वो दाखिल हो गए थे, लेकिन अब वहां से उन्होंने इनखला कर दिया है, जिसके बाद ही अब लेबनान फौज की जानिब से उस पर दोबारा से कब्जा कर लिया गया है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई है जब लेबनान एक जामिया जंगबंदी मुआहदे के लिए सफारती कोशिश कर रहा है, और जिसे हुकाम मुल्क के लिए आखिरी मौका करार दे रहे हैं। और ये उस वक्त भी हो रहा है जब हाल ही में ईरान की जानिब से जब ताज़ा इजरायली हमले लेबनान के जनूबी इलाके के अंदर हुए हैं, तो उसके बाद ही ईरान की जानिब से अमेरिका के साथ सभी जो मुज़ाकराती अमल है उसे मुअत्तल किया गया था, जिसके बाद ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जो इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू उसके साथ फ़ोन पर भी रब्ता किया, फ़ोन पर भी बातचीत की है। तो उसके बाद ही इजरायली अफवाज की जानिब से उस इलाके के अंदर इनखला किया गया है। ताहम हिज़्बुल्लाह के सरबरा नईम कासिम ने मुजवज़ा फ्रेमवर्क को मुस्तरद करते हुए इसे तौहीन आमीज़ भी करार दिया है, और साथ ही साथ लेबनानी वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात का दिफा करते हुए कहा कि सफारतकारी ही लेबनान के लिए कम कीमत रास्ता है। जंग बदस्तूर जारी है और इजरायली फ़िज़ाई हमले और गोलाबारी से जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वो तबाही का वहाँ सिलसिला जारी है। लेकिन दूसरी तरफ से जो सफारती कोशिशें हैं वो लगातार लेबनान की जानिब से भी जारी हैं, लेकिन इजराइल की जानिब से, इजरायली अफवाज की जानिब से लेबनान के कुछ इलाकों के अंदर फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले लगातार जारी हैं, जहां पर जो हिज़्बुल्लाह के ठिकाने हैं, हिज़्बुल्लाह उनको निशाना बनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तारीखी शहर सूर में इजरायली जंगी तैयारों ने जबल आम अस्पताल के करीब 4 मिसाइल दागे, जहां पर कुछ हलाकतों की भी तस्दीक हुई है और मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं। गुज़िश्ता 4 दिनों से जनूबी लेबनान में जो लड़ाई के दौरान 63 एहलकार ज़ख्मी हुए हैं, और साथ ही साथ जो मुबस्सिरीन हैं उनके मुताबिक आने वाले दिन ये तय करेंगे कि लेबनान जंगबंदी की तरफ बढ़ता है या मज़ीद तसादुम की जानिब बढ़ रहा है। इस हवाले से आने वाले वक्त के दौरान ही इस हवाले से पता चलेगा। बात लेबनान के हवाले से हो रही है तो बात गज़ा की भी करते हैं, क्योंकि गज़ा में भी अगरचे जंगबंदी है, लेकिन जंगबंदी के बावजूद भी इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार फ़लस्तीन के मासूमों को निशाना बना रहा है। और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक एक बार फिर गज़ा में बड़े पैमाने पर इजराइल ने हमले किए हैं और इन हमलों में कम से कम 10 फ़लस्तीनी जाँ बाक हुए हैं। हलाक शुदगान में ख़वातीन से लेकर बच्चे शामिल हैं, जिनकी मौत वाक़या हो चुकी है, जिन पर इजराइल ने हमला किया है, और इसकी तनकीद की जा रही है क्योंकि जंगबंदी है। जंगबंदी के बावजूद भी इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। गज़ा पट्टी में इजरायली फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में कम से कम 10 फ़लस्तीनी जाँ बाक और मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने की खबर है। शिफा अस्पताल को निशाना बनाया गया है और शिफा अस्पताल के मुताबिक गज़ा शहर में रात भर होने वाले 4 मुख्तलिफ हमलों में 9 अफराद जान से गए हैं, जिनमें 2 ख़वातीन, 2 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि एक और हमले में एक शख्स हलाक और दूसरा ज़ख्मी हुआ है। गज़ा के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया गया है। रात के तारीकी में ये हमले हुए हैं, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही मची है। साथ ही हमलों के नतीजे में रिहायशी इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुँचा है और मलबे तले इंसानी जानों के ज़िया की इत्तलात मौसूल हो रही है। मुतासरा खानदानों ने जंगबंदी के दावों पर भी सवाल उठाए हैं और गज़ा में खून रेजी का सिलसिला बंद करने का उन्होंने मुतालबा किया है। दूसरी जानिब इजरायली फौज का कहना है कि शुमाली गज़ा में किए गए हमलों में हमास के 4 अहम अरकान को निशाना बनाया गया और शहरी नुकसानात से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के मुजवज़ा अमन मंसूबे के तहत जंगबंदी के आगाज़ के बाद से अब तक 900 से ज़ायद फ़लस्तीनी हलाक हो चुकी है। जंगबंदी अगर हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इजरायली बमबारी, इजरायली हमले जारी हैं, जिसके नतीजे में अब तक जंगबंदी के बाद 900 से ज़ायद फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं,
जिस पर अमेरिका को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, इजराइल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि जंगबंदी के बावजूद भी हमले करना ये कवानीन की खिलाफ वर्जी है और इसका खमियाजा गज़ा के लोगों को, फ़लस्तीन के लोगों को उठाना पड़ रहा है, जहां पर ताज़ा तरीन हमलों में मज़ीद 10 अफराद जाँ बाग हो गए हैं। चलिए नाज़रीन, ये थी गजा के हवाले से। अब जरा उस जंग की बात करेंगे जो काफ़ी तवील अरसे से जारी है, यानी कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो तवील जंग है उसमें अब जो है मुज़ाकरात का अमल शुरू करने की बातें की जा रही हैं डायरेक्टली यूक्रेन और रूस के हवाले से, क्योंकि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की जानिब से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को एक ख़त लिखा गया है जिसमें जंग के खात्मे के हवाले से बात की गई है, अपील की गई है कि जंग को ख़त्म करके डायरेक्टली बराह रास्त हम बातचीत करेंगे। ये ज़ेलेंस्की की जानिब से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को एक खुला खत लिखकर जंग के खात्मे और बराह रास्त मुज़ाकरात की अपील की गई है। ज़ेलेंस्की ने अपने पैगाम में कहा कि अब वक्त आ गया है कि जंग को ख़त्म किया जाए और मुस्तकिल अमन के लिए संजीदा बातचीत शुरू की जाए। उन्होंने रूस और यूक्रेन के ताल्लुकात को जंग में तब्दील करने का जिम्मेदार पुतिन को करार देते हुए कहा कि तारीख इस तनाज़े को एक ज़ाती इंतखाब के तौर पर याद रखेगी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूस की सलामती और हालिया ड्रोन हमलों का हवाला देते हुए मास्को को अपनी दिफाई कमजोरियों की भी याद दहानी कराई है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब पुतिन ने भी अंदिया दिया है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो वो ज़ेलेंस्की के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करने के इम्कान को मुस्तरद नहीं करते और मुबस्सिरीन के मुताबिक ये ख़त जो है जंग के खात्मे के लिए सफारती कोशिशों में एक अहम पेशरफ्त तस्वर किया जा रहा है। उनका मानना है कि अगर डायरेक्टली दोनों जो सदूर हैं वो बातचीत करेंगे, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की आपस में बातचीत करेंगे तो शायद ये तवील अरसे से जो जंग है उसका खात्मा मुमकिन हो सकता है। और अब देखना होगा कि इस खत के बाद ही जो ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को लिखा है उसके बाद ही अब देखना होगा कि रूस के सदर पुतिन की जानिब से इस खत का क्या जवाब आता है, क्या मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ते हैं और क्या इस जंग को ख़त्म किया जा सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो बड़ी और अहम खबर है कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को खत लिखकर जंग के खात्मे उस मुज़ाकराती अमल जारी रखने की अपील की है। चलिए, बात यूक्रेन रूस जंग के हवाले से हो रही है तो आगे बढ़ते हैं, बात अमेरिका भारत ताल्लुकात के हवाले से करते हैं। और अमेरिका भारत ताल्लुकात के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है जहां पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को करीबी दोस्त करार दिया है। अमेरिका भारत के दरमियान तिजारती मुआहदे की भी उम्मीद है और नई दिल्ली में जो अमेरिका का वफद था, 4 रोज़ा जो तिजारती मुज़ाकरात चल रहे थे वो भी मुकम्मल हो गए हैं और दो तरफा तिजारत से लेकर इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई है। और बड़ी खबर यह कि ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तारीफ की है और उन्हें अच्छा दोस्त करार दिया है और कहा कि अमेरिका और भारत के दरमियान जल्द ही एक तिजारती मुआहिदा तय पाया जाएगा। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि उनके और वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दरमियान मजबूत ताल्लुकात है जो दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने में मददगार साबित होंगे। ट्रंप ने माजी की तिजारती पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए दावा किया कि भारत तवील अरसे तक अमेरिका पर बुलंद महसूलात आयद करता रहा, तमाम अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। उनका कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती मुआहदे के इम्कानात रोशन हैं। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका और भारत के दरमियान नई दिल्ली में 4 रोज़ा तिजारती मुज़ाकरात मुकम्मल हुए हैं जिनमें तिजारत, कस्टमर्स, गैर टैरिफ रुकावटों और इक़्तिसादी सलामती समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों फ़रीक़ैन ने मुज़ाकरात को मुस्बत करार देते हुए बाहमी फ़ायदे के अबूरी माहिदे पर वसी तर दो तरफा तिजारती माहिदे पर काम जारी रखने का अज़म ज़ाहिर किया है। और एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। Look, India for years has, and I don't blame them, I blame us because we had stupid people here. India for years really took advantage of the United States. You know that. Are you from India by any chance? Huh? I thought you were from Germany. I'm from India. I'm only kidding. You're central casting, okay? And that's a very good thing.
India for years took advantage of this country. They charged us tremendous tariffs, and they paid nothing. They wouldn't let Harley, as an example, in the past, they wouldn't let Harley Davidson sell its motor. They would charge 200% tariff. So Harley Davidson was precluded. They ended up going to India and building their own plants, which is unfortunate that that happened, but it happens. That was before me. But they charged tremendous amounts of tariffs to our company, and we didn't charge them anything. You know, they sold motorbikes here too. You know, we charged them nothing, and now it's easy. हवाले से हो रही है तो आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर के खबरों पर चलेंगे और आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट पर एक हैरानकुन वाकया पेश आया है, जहां पर एक नेपाली शेरपा नामी शहरी पिछले 6 दिनों से लापता था, लेकिन बर्फबारी के बावजूद मौजज़ाना तौर पर वो बच गए हैं और 6 दिन बाद वो जिंदा मिल गए हैं। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट पर एक हैरानकुन वाकया पेश आया है, जहां 52 साला नेपाली शेरपा गाइड दुआ शेरपा 6 रोज तक लापता रहने के बाद जिंदा मिल गए हैं। दुआ शेरपा 29 मई को एक पोलिश कोहपेमा के साथ वापसी के दौरान कैंप 3 और कैंप 4 के दरमियान ये लापता हो गए थे। इब्तिदाई तलाश के बाद उनका कोई सुराग न मिला, जिसके बाद एहलखाना ने उन्हें मुर्दा तस्वुर करते हुए रिवायती आखिरी रसूमात की तैयारियां भी शुरू की थी। ताहम एवरेस्ट पर सफाई मुहिम में मसरूफ एक टीम ने खम्बू आइस फॉल के करीब बर्फ में जदोजहद करते हुए एक शख्स को देखा, जो बाद में यही दुआ शेरपा निकले, जो पिछले 6 दिन से लापता थे। शदीद थकन, फॉरेस्ट बाइट और इंतहाई बुलंदी के असरात का शिकार दुआ शेरपा को फौरी तौर पर नीचे लाया गया और हेलीकॉप्टर के जरिए काठमांडू इन्हें मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। उनकी मौजज़ाना बका ने एहलखाना और इमदादी कारकुनों को हैरान कर दिया है और बिलाखिर 6 दिन बाद ये जिंदा मिल गए हैं। अगरचे इनकी आखिरी रसूमात की तैयारियां भी की जा रही थी, लेकिन मौजज़ाना तौर पर ये जिंदा बच गए हैं। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका लद्दाख के भी करते हैं, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसका इफ्तिताह चंद दिन के बाद ही किया जाएगा और मरकज़ी वज़ीर ट्रांसपोर्ट की जानिब से इसका इफ्तिताह किया जाएगा, इस टनल का, जिसका जोजिना टनल प्रोजेक्ट, जो कि 9 जून को एक तारीखी संग-मील हासिल होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हर मौसम में जोड़ने वाली इस अहम प्रोजेक्ट को 9 जून मरकजी वजीर बराए सड़क नितिन गडकरी की जानिब से ब्रेक थ्रू ब्लास्ट का आगाज़ किया जाएगा, जिसके बाद टनल के दोनों जो सिरों को आपस में मिलाप मुकम्मल हो जाएगा। 13.15 किलोमीटर तवील ये टनल तकरीबन 11,500 फुट की बुलंदी पर तामीर की जा रही है और तकमील के बाद दुनिया की सबसे तवील सिंगल ट्यूब दो तरफा सड़क टनल बन जाएगी। मंसूबे के मुताबिक खुदाई का काम अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और सिर्फ चंद मीटर हिस्सा बाकी रह गया है। तकरीबन 2,600 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाली ये टनल वादी कश्मीर और लद्दाख के दरमियान साल भर राबता यकीनी बनाएगी, जिससे आमदरफ्त, तिजारत, सयाहत और खुदे की जो माशी सरगर्मियाँ हैं उसे फ़रोग मिलेगा। ब्रेक थ्रू के बाद अंदरूनी जो तामीराती काम है, वेंटिलेशन सिस्टम और दीगर हिफाजती सहूलियात की तनसीब का मरहला भी शुरू किया जाएगा। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हर मौसम में जोड़ने वाले अहम जोजिला टनल प्रोजेक्ट 9 जून को एक तारीखी संगमील हासिल होने जा रहा है और इसका जो मरकजी वजीर नितिन गडकरी की जानिब से ब्रेक थ्रू ब्लास्ट का आगाज किया जाएगा। 9 जून को ब्रेक थ्रू मुतवक्का है, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का राब्ता जो हम देख रहे हैं कि कई महीनों तक मौसमी सरमा में बंद रहता है, लेकिन इस टनल के बहाल होने के बाद वो 12 महीने राब्ता जो है वो बहाल रहेगा ज़मीनी राब्ता लद्दाख के साथ और बड़ी पेशरफ्ती होने जा रही है और बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को ये मिलने वाली है। बढ़ते आगे बात उस
मुहिम की करते हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने छेड़ दी और मकसद है कि जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाया जाए। 11 अप्रैल से जम्मू से इस मुहिम की शुरुआत हुई थी और फिर हम देख रहे हैं कि अलग अलग अजला में ये मुहिम चली और आज वस्ती कश्मीर ज़िला गांदरबल में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मंशियात मुखालिफ रैली का इनकाद हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि वस्ती कश्मीर के ज़िला गांदरबल में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में इंसदाद मंशियात पद यात्रा का आज इनकाद हो रहा है। आपको बता दें कि इस हवाले से बड़े पैमाने पर पहले ही तैयारियां की जा चुकी थी और ये ताज़ा तरीन तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं कि लोगों का जमा होना शुरू हो गया है और बड़ी तादाद में लोग वहां पर जमा हो गए हैं और अभी कुछ देर बाद वहां जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पहुंचेंगे जहां वो लोगों से खिताब भी करेंगे और साथ ही साथ फिर एक रैली भी निकाली जाएगी। कमरिया स्टेडियम में ये तकरीब इस वक्त जारी है जिसमें लोगों की ख़ास शिरकत जो है मुतवक्का है और मंशियात के खात्मे के लिए सबको मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। ये लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से कहा जा रहा है और मंशियात के खिलाफ बेदारी मुहिम के तहत आज गांदरबल में मेगा पद यात्रा का इनकाद किया गया है। पद यात्रा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में यहाँ पर रैली निकाली जाएगी। कमरिया स्टेडियम जो पद यात्रा का यहाँ से आगाज़ होगा और इस हवाले से लोगों की खास शिरकत और ये तस्वीरें आप देखिए कि लोगों का किस तरह जमे गफ़ीर है। ख़वातीन हैं, मर्द-ज़न हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, आम लोग हैं, आम शहरी है, ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस के दीगर लोग इस पद यात्रा को यकीनी बनाने के लिए इंतज़ाम उन्होंने पहले से की है और ख़ास तौर पर नौजवान भी इस रैली में जुड़ रहे हैं। उसके अलावा तलबा, समाजी तंजीमें और ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों से अवाम की बड़ी तादाद इस रैली में शिरकत कर रहे हैं जहां पर अभी कुछ देर बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर यहां पर इस तकरीब की शुरुआत होगी और फिर रैली भी निकाली जाएगी। सीधा आपको वस्त कश्मीर के गांदरबल लिए चलेंगे। कश्मीर ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलीम वानी इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ हैं। सलीम वानी साहब बताइएगा किस तरह के इंतजामात है और इस वक्त आप जाए मौके पर मौजूद है, किस तरह का माहौल और जोश व खरोश लोगों में देखा जा रहा है? आपने हर एक को हाथ जो है वो आगे रखना है और जो अल्फाज माननीय उपराज्यपाल महोदय से बताएंगे आपको वो रिपीट करना है। सलीम वानी साहब आपने शायद म्यूट किया, आप अनम्यूट कीजिए। जी अब इसका रिहर्सल करते हैं। सलीम आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप विनम्र निवेदन चेक कीजिए, आप शायद म्यूट पे हैं। अपने विचारों से अनुग्रहित करें माननीय उपराज्यपाल। ये ताज़ा तरीन तस्वीरें जो सलीम वानी बराह रास्त हमें वहाँ से दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह वहाँ पर लोगों का जम गफ़ीर है, हर शोबे से हर तबके से लोग वहाँ पर आए हैं। और सलीम क्या आप तक आवाज़ पहुँच रही है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप चेक कीजिए, आप शायद म्यूट पे हैं। चलिए दोबारा हम मोहम्मद सलीम वानी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। का जोश खरोश वहां पर देखा जा रहा है। बिल्कुल जरूर, यहाँ पे जो आज सुबह जो 90 दिनों की पद यात्रा रैली मनोज सिन्हा ने कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट की, आज आखिरी मरहलों में जो गांदरबल जिले में पद यात्रा को यहाँ पे आज मुकर्रर किया है, जिससे गांदरबल में जिसमें कसीर तादाद के हमारे जो जन लोग पहुंचे हैं
जो एलजी मनोजना के इंतजार में है यहाँ पे काफी तादाद में, जिसमें इंतजामिया ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने पूरी तरह से इंतजाम किए हुए हैं। एक बड़ी तादाद है जो गांधरबल में, जो आखिरी मरहला आज गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें शायद ये एक एग्जाम्पल रहेगी कि पूरे कश्मीर में सबसे ज्यादा लोग गांधरबल जिले में है जी। और काफी तादाद में यहाँ के पॉलिटिकल लीडर, यहाँ के जो कन्वेंट कॉलेज मियां मेहर भी वो चंद लगे में यहाँ पे पहुंचेंगे और फार्मर यहाँ पे एमएलए गांधरबल वो भी यहाँ पे है। पूरी तरफ से जो इंतजाम है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से पूरी तरह से अच्छा है। लोगों की एक तादाद है यहाँ पे पहुंचे हैं और ये जो यहाँ पे नेटवर्किंग का इशू है, यहाँ पे जैमर लगे हैं, इसकी वजह से आपको हम इंटरप्ट होता है, इसलिए यहाँ पे बात करने की नेटवर्किंग में इशू आता है जी। तो लोगों में किस तरह का जोशो खरोश है जो ये यात्रा या मंशात मुखालिफ रैली लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोजना की जानिब से चलाई जा रही है, लोगों का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है? लोग इस यात्रा को किस तरह से देखते हैं, इस रैली को? लोग बड़े खुश हैं क्योंकि जो एलजी मनोजना ने जो यात्रा का यहाँ पे जो आगाज किया था, 90 दिनों की यात्रा है, इसमें लोगों के यही कहना है कि ये खाली एलजी मनोजना की लड़ाई नहीं है, ये हमारे मुस्तकबिल की लड़ाई है, हमारा फ्यूचर है। हमारे बच्चों को जो कश्मीर में ही पूरे भारत में जो नशा मुक्त भारत या नशा मुक्त कश्मीर, जम्मू कश्मीर चाहिए, इसलिए मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में जो 90 दिनों की यात्रा स्टार्ट की है। यहाँ पे लोग या मर्द और जन जो यहाँ इसमें काफी कुछ, इसीलिए यहाँ पे कसीर तादाद में लोग पहुंचे हैं जिससे गांधरबल से, और यहाँ पे इस जो नशा मुक्त पद यात्रा है इसमें आज शिरकत करेंगे। और लोगों का यही कहना है कि इसमें हमें पूरी तरह से बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि इसमें हमारे बच्चों के मुस्तकबल का यहाँ पे फ्यूचर है। तो इसलिए यहाँ पे लोग काफी तादाद में यहाँ पे पहुंचे हैं और इस वालिहाना इस्तकबाल यहाँ पे एलजी मनोजना को किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसलात फराम करने के लिए। मोहम्मद सलीम वानी, कश्मीर ब्यूरो चीफ, गांधरबल से तफसलात फराम कर रहे थे और बता रहे थे कि बड़े पैमाने पर लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। कुछ देर बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी यहाँ पर पहुँचेंगे और लोगों की खास तादाद ने इस पद यात्रा में शिरकत की है। और जब लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर पहुँचेंगे तो लोगों से खिताब भी करेंगे और उसके बाद एक पद यात्रा रैली का इनेकाद भी होगा जिसमें लोगों की खास शिरकत मुतवक्का है। बात जब मंशात मुखालिफ यात्रा के हवाले से हो रही है तो आगे बढ़ते हैं और एक अहम और बड़ा मामला है जिसके हवाले से पेशरफ्त हुई है और जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी पार्टियों में इस हवाले से हलचल तेज़ हुई है। बात इंतखाबात की है और इंतखाबात के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर में वोटर फहरिस्तों की नजरसानी मुकम्मल हो गई है और पंचायती इंतखाबात की तैयारियां तेज़ हो गई है। 72 लाख से जायद वोटर्स रजिस्टर्ड हुए हैं और 3 लाख से जायद नए वोटर हैं जिनको इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर में पंचायत और ज़िला तरक्याती कौंसल डीडी से इंतखाबात के इनेकाद की तैयारियों में तेज़ी आ गई है। रियासती इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से एक आला सतही इजलास में इंतखाबी इंतजामात, लॉजिस्टिक सहूलियात और इंतजामी तैयारियों का तफसीली से जायज़ा लिया है और रियासती इलेक्शन कमिश्नर शांतमनु ने हुकाम को इंतखाबात की पुरअमन और शिफाफ इनेकाद के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की है। कमीशन के मुताबिक वोटर फहरिस्तों की नजरसानी का अमल मुकम्मल हो चुका है और ताज़ा फहरिस्तों में 72,24,000 से जायद वोटर्स दर्ज हैं, जबकि हालिया नजरसानी मुहिम के दौरान 3,39,000 से जायद नए वोटर शामिल किए गए हैं। इत्तलात के मुताबिक पंचायत और डीडी से इंतखाबात एक साथ कराए जाने का इम्कान है। ये बड़ी खबर है कि एक साथ ये इंतखाबात जम्मू कश्मीर में कराए जा सकते हैं। आपको याद होगा कि पंचायती इदारों में डीडीसीज़ की मुद्दत गुज़िश्ता बरसों ख़त्म हो चुकी थी और फ़िलहाल उनके इंतज़ामी इख्तियारात मुतल्लिका अफसरान के पास है और उस हवाले से अब लगातार सियासी पार्टियां भी तैयारियां कर रही है और अब इंतज़ामिया की तरफ से भी जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल किए जा चुके हैं। ख़ास तौर पर जो वोटर फहरिस्तों की नज़रसानी है वो मुकम्मल हुई है और अब इस हवाले से तैयारियां जो है वो तेज़ हो गई है और इम्कान किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक साथ पंचायत और डीडी से के इंतखाबात मुनक्कद हो सकते हैं। इस पर ज़रा मज़ीद बातचीत करेंगे, मज़ीद इसको समझने की कोशिश करेंगे। इमरान नाइकू मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। इमरान, अपडेट कीजिएगा, ये जो वोटर फहरिस्तों की नज़रसानी मुकम्मल हुई है, 72 लाख से ज़ायद वोटर्स रजिस्टर्ड है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं और क्या इम्कान है कि कब तक जम्मू कश्मीर में ये इंतखाबात कराए जा सकते हैं?
देखिए ज़रूर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ महीनों से जम्मू कश्मीर में पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को लेके कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। पहले इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती, उसके बाद इलेक्टोरल रोल्स मुकम्मल होना, और अब जो इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से बैक टू बैक मीटिंग्स हुई है। एक जम्मू के अंदर जो उन्होंने ऑफलाइन मीटिंग ली है, और गुज़िश्ता रोज उन्होंने कश्मीर में भी एक ऑनलाइन मीटिंग ली है जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स मौजूद थे, और ओवरऑल इंतखाबात को लेके उन्होंने इंतजामात का जायजा लिया, और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स और जो दीगर इसमें अमला है उनको हिदायत दी कि किस तरह से इन इंतखाबात को शफाफ और शफाफियत के साथ इनेकाद करना है। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर में पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस या ग्रास रूट डेमोक्रेसी का ताल्लुक है, आप खुद भी जानते हैं कि कई साल गुजर चुके हैं जब से पंचायत की जो टेन्योर है, उनकी जो मुद्दत है वो ख़त्म हुई है। इसी तरीके से अर्बन लोकल बॉडीज़ जो म्युनिसिपल इंतखाबात, उनकी उस बॉडी की जो टर्म है, जो मुद्दत है, वो भी ख़त्म हुई है। बीडीसीज़ की मुद्दत ख़त्म हुई है और डीडीसीज़ की मुद्दत भी ख़त्म हुई है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि एक तरफ से हुकूमत की तरफ से तैयारियां अरूज पर है, और ये इस बात की तरफ ज़रूर इशारा करती है कि गवर्नमेंट अब सिंसियर है और जल्द इंतखाबात होंगे। लेकिन अनटिल एंड अनलेस जो ओबीसी कमीशन का मामला है, जो 2023 में कायम किया गया था ओबीसी कमीशन, और जिसकी सरबराही एक रिटायर जस्टिस कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल की है, गवर्नमेंट को सौंप दी है, सबमिट की है। लेकिन अभी तक कैबिनेट ने उस रिपोर्ट का कोई जवाब नहीं दिया है, और जब तक ना वो रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पहुंचेगी और उसके बाद उसको अप्रूव किया जाएगा, और तो उसके बाद ही जो है क्योंकि ये पार्लियामेंट की ओबीसी कमीशन जो है ये पार्लियामेंट की हिदायत पर है, तो इसलिए अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द अज जल्द ओबीसी कमीशन की फाइनल अप्रूवल भी होगी, और उस कमीशन के बाद ही पहले पंचायत के इंतखाबात होंगे और साथ साथ अर्बन लोकल बॉडीज के। और जहां तक बीडीसी इंतखाबात का ताल्लुक है, इसके लिए नॉर्म्स ये है, पंचायत राज एक्ट जो हमें कहता है कि जो जब पंचायत के इंतखाबात होंगे, बॉडी बनेगी, पंच सरपंच, और वही फिर बीडीसीज को इंतखाब करेंगे, जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं, ये चेयरमैन होता है। एक चीज जानना चाहूंगा, इंतखाबात के हवाले से सियासी पार्टियों का क्या कुछ रद्द-ए-अमल है, खास तौर पर जो हिज़्ब इख्तियार जमात है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनका क्या कुछ इस पर रिएक्शन है और क्या कुछ कहना है इन इंतखाबात को लेकर? देखिए कुछ साहब, अगर आपने देखा होगा पिछले 5-6 महीनों से ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं बल्कि जितनी भी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर आप देखेंगे तो सभी सियासी जमातें अपने अपने तरीके से उन्होंने पब्लिक रीच आउट शुरू किया है और मीटिंग्स हो रही है। इवन के डॉक्टर फारूक अब्दा साहब ने पिछले हफ्ते नवाई सूबू में एक इजलास बुलाया था, और मकसद उसका यही था कि जो इंतखाबात आने वाले हैं, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज के हों, चाहे वो डीडीसीज के हों या फिर पंचायत के, तो उन इंतखाबात को लेके पार्टी को कैसे मजबूत करना है और किस तरह से मुनज़्ज़म करना है। इस तरह से पीडीपी भी आप देखेंगे आजकल बड़े रीच आउट्स में लगी हुई है, मसरूफ है, और वहीं बीजेपी का तो सारा जो है उनकी लीडरशिप ही श्रीनगर में ही बैठी है या जम्मू के अंदर, और वो भी तैयारियों पे है। इसी तरह से कांग्रेस भी हम देख रहे हैं, या बाकी छोटी बड़ी जितनी भी जमातें, तो ओवरऑल सियासी जमातें अपने तरीके से तैयार है और वो तैयारियों में मसरूफ है। लेकिन अब सिर्फ इस बात का इंतजार है कि जिस पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस या जिस ग्रास रूट डेमोक्रेसी को 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार मजबूत करने का हुकूमत हिंद ने दावा किया था, वो कई सालों से डिफंक है, खामोश है, और अब इसका इंतजार है कि कब ये पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस या जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बात करती है, इसको कब दोबारा से जिंदा किया जाएगा। ये भी बताइएगा, ये जो वोटर फहरिस्तों की नजरसानी मुकम्मल हुई है, जिसमें देखा गया कि 72 लाख से जायद वोटर रजिस्टर्ड है और साथ ही इसमें 3 लाख से जायद नए वोटर्स को जोड़ा गया है, तो ये जो प्रोसेस हुआ है, क्या जो सियासी पार्टियां है वो इससे मुत्तफिक है, उनका इस पर कोई रद्द-ए-अमल? ये जो बिल्कुल जरूर, इसको काफी ये तकरीबन 6 महीने पहले ही इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल किया, और ये एक रूटीन प्रोसेस होता है जब भी इस तरीके के इंतखाबात होते हैं, तो इन निचले सतह के जो इदारों में इस तरीके के इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज करना, तो इसमें कोई बड़ी ये
कबहत नहीं है कि इस पे कोई इस तरीके का रद्द अमल हो। जरूर कि जिस तरीके से मुल्क में SIR का मामला है या दीगर चीजें दीगर मामला थे, उसको लेके जब इस तरीके की क्रिटिसिज्म सामने आता है तो इन इंस्टीट्यूशंस पर भी फिर बात होती है। लेकिन ओवरऑल जम्मू कश्मीर में पंचायत को लेके या पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में जो रिवीजन हुआ है इलेक्टोरल रोल्स का, तो इस पे किसी भी सियासी जमात की तरफ से कोई रद्द अमल उस तरीके का नजर नहीं आया जिसपे हम ये जाहिर हो सके कि शायद वो इस चीज को लेके कहीं नाराज है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसलात फराम करने के लिए। इमरान नाइकू श्रीनगर से तफसलात फराम कर रहे थे और बता रहे थे कि जहां एक तरफ से इंतज़ामिया तैयार है तो दूसरी तरफ से जो सियासी पार्टियां हैं उन्होंने भी अपनी सियासी सरगर्मियों को मज़ीद तेज़ कर दिया है और तैयारियां या मिशन हैं पंचायत इंतखाबात और DDC इंतखाबात। 9:20 हुआ चाहते हैं, यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार आएंगे तो खबरें कुछ और भी है। जम्मू से भी अहम जो खबरें हैं वो डेवलप हुई है। उसके साथ साथ वादी कश्मीर के सेहत शोबे से लेकर दीगर कुछ मामला हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। वो खबरें आपके सामने रखेंगे और आखिर पर आपके फ़ोन कॉल्स भी लेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके में नाजरीन बढ़ते हैं आगे। बात जरा अब जम्मू की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू इंतजामिया की जानिब से कल एक कार्रवाई की गई है। आर्म्स जो कि वेपन रखने वाली जो दुकान है, कंपनी है, उन पर छापा मारकर उसे सील कर दिया गया है। ये जम्मू के अंदर कल ये वाकया पेश आया है और इस सिलसिले में आपको बताते चले कि इंतजामिया की जानिब से बड़ी कार्रवाई, जब वहाँ पर छापा मारा गया तो गैर कानूनी तौर पर वहाँ से असला जो है और उसके साथ साथ ही असला फरोख्त चले। जम्मू इंतजामिया की जानिब से जो